Hello guys, this is Sir Mac and today we are on our third lecture of force, density and pressure. Lecture number 3 and 4 में we will be discussing in a lot of detail regarding what moments are and क्या करती है moments. We are very much familiar with the concept. Definitely हम लोगों ने इसको O levels और IGCSEs में discuss किया हुआ है. But अदर देन दैट इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो हम लोगों ने एएस लेवल में डिस्कस करनी है. देयर आर स्मॉल कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग व्हाट इज मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स एंड देयर इज कपल एंड एवरीथिंग. तो ये दो लेक्चर्स अच्छे होने वाले हैं एंड देन इससे बड़े मेजर मेजर सवाल भी आपको पास पेपर में नज़र आ रहे होते हैं. तो बिफोर गेटिंग डायरेक्टली ऑन टू द मूवमेंट्स लेट्स डिस्कस व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी that is basically the point at which the whole weight of the body is considered to act. तो let's suppose अगर मैं किसी भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट की बात करूं, a square, a rectangle और even a triangle या एक सर्किल, तो जितने भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग एग्जैक्टली एट देयर सेंटर. तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एग्जैक्टली एट देयर सेंटर्स. तो जब भी वर्ड आपको कहीं पे यूनिफॉर्म का नजर आ जाए, यू गाइज नीड टू रियलाइज कि यूनिफॉर्म में बिल्कुल सेंटर पे आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी. बोथ साइड्स डिस्टेंस विल बी इक्वल एंड दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म मीन्स. तो ये वो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे इसको बैलेंस कर दूंगा तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस हो जाता है. सो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज लाइक लेट्स से अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर देता हूँ एट अ पॉइंट, तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर मैं पिवट प्लेस कर देता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट उस अपने मास, अपने वेट की वजह से कोई मूवमेंट कॉज नहीं करता. ऑन दैट नोट आ जाते हैं सर मूवमेंट ऑफ फोर्स पे. मूवमेंट is basically turning effect of force. It is the product of force and perpendicular distance from the pivot. So it is a product of force and perpendicular distance of the line of action of the force from the pivot. तो ऐसा है कि फोर्स और डिस्टेंस हमेशा आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए, अदरवाइज वो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट मूवमेंट कॉज नहीं कर रहा होगा. क्या होती है मूवमेंट? सर एक ऑब्जेक्ट है, कितनी उसको टर्निंग इफेक्ट मिल रही है, लाइक हाउ मच द इट्स टर्निंग अबाउट अ पिवट विदाउट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स. दिस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. अच्छा, चलें जरा बात को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स से आई हैव गॉट अ पिवट एट दिस पॉइंट एंड लेट्स से फोर्स इज बीइंग अप्लाइड स्ट्रेट. तो क्या ये फोर्स कोई मूवमेंट कॉज करेगी? नो सर. अगर कोई भी फोर्स अलोंग द पिवट एक्ट कर रही होती है, द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द पिवट, दैट फोर्स डज नॉट कॉज एनी मूवमेंट. तो इन ऑर्डर टू एक्चुअली कॉज मूवमेंट, उस फोर्स को जो है पिवट पे अलोंग द पिवट नहीं, रादर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट एक्ट करना पड़ेगा. तो अगर पिवट पे यहाँ पे कहीं फोर्स लग जाए, यहाँ पे कहीं फोर्स लग जाए, यहाँ पे कहीं फोर्स लग जाए, तो ये फोर्स कोई मूवमेंट कॉज नहीं करेगी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर अगर कोई चीज लेट्स सपोज पिवटेड है एंड लेट्स से आई एम पुलिंग इट लाइक दिस, तो नो फोर्स इज बीइंग लाइक नो मूवमेंट इज बीइंग कॉज, क्योंकि वो टर्निंग इफेक्ट कॉज नहीं कर सकती. टर्निंग इफेक्ट के लिए फोर्स का पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगना बहुत जरूरी है. फॉर अ नॉर्मल केस सिनेरियो, लेट्स से अगर ये फोर्स हमारे पास 20 मीटर्स की होती, 20 न्यूटन्स की होती है, लेट्स से द डिस्टेंस वाज 2 मीटर्स, तो ये मूवमेंट, ये फोर्स बिल्कुल मूवमेंट कॉज करती. इट वुड हैव बीन 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 which would have been 40 न्यूटन मीटर्स. तो क्या है सर मूवमेंट का ऐसा यूनिट? दैट इज न्यूटन मीटर्स. और अगर बोल ले एस आई बेस यूनिट ऑफ मूवमेंट, तो आप बोलेंगे सर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आपसे ही सर फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, 2 मिनट लगते हैं. मूवमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. आपने कहा सर फोर्स का यूनिट आपने हमें याद ही करा दिया था,
दैट इज kgms माइनस 2 एंड डिस्टेंस का यूनिट इज मीटर्स, तो मोमेंट का यूनिट क्या हो गया kgm स्क्वेयर s माइनस 2, तो ये आ जाएगा SI बेस यूनिट। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूवमेंट अब सबकी बन चुकी है कि मूवमेंट होती क्या है, SI बेस यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है, एंड विद दैट वी आर ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दैट मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा सर, अब बात आती है कि मूवमेंट कैन आइदर बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज आपने लाइन ऑफ एक्शन को मद्देनजर रखते हुए एंड पिवट को कंसिडर करते हुए देखनी है। If the pivot is like this and the force is acting like this, you need to realize कि ये force will be causing a clockwise movement, and if let's say the force was upwards, तो ये movement हमें anti clockwise movement cause कर रही होती, and I think ये बात तो बहुत सेंस बनाती है। आ जाए सर, let's move on to some examples that we have to discuss today with some very basic examples AS level पे start करते हैं। In a figure 4.3, a light rod AB of length 45 centimeters is held at A, so that the rod makes an angle of 65 degrees to the vertical. A force of 15 newtons act on the rod at B. Calculate the moment of the force about end A. For all those who believe कि सर 15 multiplied by 45 कर दूंगा moment आ जाएगी, this is wrong. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैं आप लोगों को एक मेथड सिखा रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा। मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। अगर मैं इस फोर्स को एक्सटेंड करूंगा, आई वुड हैव टू एक्सटेंड दिस फोर्स एंड देन पिवट से डिस्टेंस एक्सटेंड करूंगा, तो ये फोर्स जो है बेसिकली यहां लग रही है, लाइन ऑफ फोर्स एक्सटेंड हो सकती है, इज एट दिस डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस है दैट इज अ 90 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। तो फोर्स एंड पिवट से डिस्टेंस होगा दैट इज मस्ट इट शुड बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपके पास जो है फोर्स यहां लग रही है एंड द डिस्टेंस वुड बी दिस, दैट वुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो सर अब बात को आगे बढ़ा देते हैं। सर ये जो डिस्टेंस है ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स तो हमें पता है 15 न्यूटन्स की लग रही है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। आप जो है, इफ दिस एंगल इज 65, दिस वुड आल्सो बी 65। ये वाली साइड निकालनी है। मैं थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता हूँ, ऑल्दो इट्स 45 साइन 65, बट चलें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड अपोजिट हो जाएगी ओवर हाइपोटेन्यूज, sine of 65 is equals to opposite and hypotenuse is 45 into 10 raised to power negative 2. क्योंकि सेंटीमीटर में I just multiplied that, I would get the distance that is going to be 45 exponent negative 2 multiplied by sine 65. You can take it in centimeters and write the unit as Newton centimeter, depends upon the question. फिलहाल मैंने मीटर में कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो मोमेंट विल बी इक्वल टू फोर्स दैट इज 15 and distance that is 45 exponent negative 2 multiplied by sine 65. तो ये आप जब अपने पास कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, you would get the value of moments. The value of the moment that you're getting is 6.1 Newton meters. तो ये आपके पास वो मोमेंट है that will be caused by this force about the pivot. तो याद रखें, फोर्स और पिवट का 90 डिग्री पे होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आंसर्स विल बी रॉन्ग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है दैट यू नीड टू रिमेंबर, अदरवाइज थिंग्स कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड। वेल, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट आस्क्ड वेरी ऑफन, बट ओल्ड पेपर्स में आपको मिलती है। देखिए, मोमेंट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी ऑल नो दैट कि सर अगर मैं
सेम फोर्स ये पिवट है और यहाँ पे 20 न्यूटन्स की फोर्स लगाऊं और यहाँ पे 20 न्यूटन्स की फोर्स लगाऊं, तो दिस फोर्स विल कॉज लेस मूवमेंट बिकॉज द डिस्टेंस इज लेस, बट दिस फोर्स एक्टिंग एट अ लार्जर डिस्टेंस वुड कॉज मोर मूवमेंट। बिकॉज अगर आप ओ लेवल्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पे वापसी जाए तो वो स्पैनर का क्वेश्चन था, यू एक्चुअली ऐड अ लेंथ एंड देन इजीली इट मूव्स, तो मूवमेंट बढ़ जाती है विद डिस्टेंस। तो फोर्स कीपिंग द मोमेंट सेम, अगर मैं फोर्स को सब्जेक्ट बनाता हूं तो फोर्स विल बी इक्वल टू मोमेंट ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट गिव्स अस अ रिलेशनशिप दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनवर्स रिलेशनशिप का जो ग्राफ बनता है दैट इज समवट लाइक दिस। एक बहुत मासूम सा इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ती जाएगी डिस्टेंस विल बी क्या लेस, कीपिंग द मोमेंट सेम। तो ये हमारे पास एक बहुत ही मासूम किस्म का जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दी फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ है। अदरवाइज रिसेंट एग्जाम्स में नहीं भी आ रहा, बट इट्स समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर। अच्छे, मूविंग ऑन सर, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। क्या कहता है सर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट? कहता है सर कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम में होने के लिए sum of clockwise movements should be equal to the sum of anti-clockwise movements. For an object to be in a state of equilibrium, clockwise movements और anti-clockwise movements का sum हमेशा equal होना चाहिए, and this is again the second condition of equilibrium as well. Equilibrium की दो ही condition थी, all forces should be balanced and all movements should be balanced, like there should be no resultant force and there should be no resultant movement. तो clockwise movements और anti clockwise movements equal होने चाहिए, वो अगर होंगे तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे कि अगर मैं इस मिसाल पे ही इस कॉन्सेप्ट को समझाऊं तो ये पिवट है, there is this force that is causing a clockwise movement and there is this force that is causing an anti-clockwise movement. Clockwise movement is 40 times 1 and anti-clockwise movement is 20 times 2, which are both giving me 40 न्यूटन मीटर्स। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, कोई रिजल्टेंट मूवमेंट इस पे नहीं है। तो ये सर हो गया एक बहुत मासूम सा प्रिंसिपल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। अब सर जरा बात को इंटरेस्टिंग करते हैं, एक और बेसिक्स एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ी सी ओ लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इट इज गिवन दैट कि ये एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है and we are required to determine the force x. Step number 1, मैं ये चेक करूंगा कि सर कौन कौन सी फोर्सेस क्लॉकवाइज मूवमेंट कॉज कर रही हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स विल बी इक्वल। दिस फोर्स इज कॉजिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, विद दैट दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉजिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि सर अगर मैं पिवट पे यहाँ फोर्स लगाता हूँ तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, यहाँ भी सर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो both of these forces are causing a clockwise movement, whereas this force is balancing both of them and this force is causing an anti-clockwise movement. So let's be real, clockwise movement is 10 times 1, that's 1, plus 20 times 0.5, दोनों movements आ गए, equal to anti-clockwise movement is x and at a distance of 0.8. तो 10 plus 10 is equals to 0.8x. That will be 20 over 0.8 equals x, which will be equal to 25 newtons. अच्छा, एक बात और है, अगर ये सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में भी होती तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट की कन्वर्जन, जब हम दोनों तरफ मोमेंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो इनकी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यू कैन सॉल्व इट इन सेंटीमीटर्स एज वेल, मीटर्स में तो यू कैन सॉल्व इट इन मीटर्स, क्योंकि वो इवेंचुअली यूनिट्स जो है वो कैंसिल आउट जाते हैं, यू डोंट नीड टू कन्वर्ट ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये पैटर्न नहीं है, यू जस्ट यूज द सेम यूनिट्स एंड गेट द आंसर, दैट्स प्रीटी कन्वीनियंट, वरना ओवरऑल वर्किंग बढ़ जाएगी, अदरवाइज और कुछ भी नहीं होगा।
तो सर ये तो हमारी कुछ ओ लेवल्स की बुनियादी वर्किंग हो गई. लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन दैट्स लिटिल ट्रिकी एंड दैट क्वेश्चन इज दिस. सर इन द क्वेश्चन 3 बातें हैं. हर फोर्स का मोमेंट को निकालना है, बताना है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और एंड में सबको मद्देनजर रखते हुए वी हैव टू रियलाइज कि वेदर दिस इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट. चले लेट्स बिगिन. Point P is the pivot. There are 4 forces: F1, F2, F3 and F4. सबसे पहले दें F1. बात शुरू करते हैं फोर्स F1 के लिए. क्या ये फोर्स F1 कोई मोमेंट कॉज करेगी? Well, yes. If you said no, that F1 will not cause a movement, so you're right. And why is that? As it is acting along the pivot. कोई भी फोर्स along the pivot लग रही होती तो वो मोमेंट कॉज नहीं करती. Now let's move on to force F2. क्या फोर्स F2 मोमेंट कॉज करेगी? Well, if you said yes, that's right. और कौन सी मोमेंट कॉज करेगी? क्लॉकवाइज मोमेंट कॉज करेगी. तो F2 के लिए let's use a red pen. Moment is equals to force into perpendicular distance. Force is 10 and the distance is 25 centimeters. तो 250 न्यूटन सेंटीमीटर की मोमेंट क्लॉक वाइज this will cause. Let's see what F3 is doing. Sir, F3 is acting at an angle of 30 degrees. This is very very important. इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स बनते हैं. सुने मेरी बात. एक कंपोनेंट है इसका दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट है दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम रिजॉल्व करने के लिए यहां लाते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि ये फोर्स यहां एक करती है, नहीं. ये जो मोमेंट को हम लोग टिपिकल मेथड से रिजॉल्व करते थे और वर्टिकल कंपोनेंट निकालते थे, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फोर्स यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगी. खुदा का वास्ता ये गलती मत करना. मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो ये यहाँ पे डिस्टेंस कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं. दिस इज सो रॉन्ग ऑन ऑल द लेवल्स. You have to realize that the force was acting in these 2 components. This is the force, this is the vertical, and this is the horizontal, and this is the resultant. By using Pythagoras theorem, tip to tail की मदद से you actually resolve the force in this way, but that does not mean कि वो force उठ के वहां चली आएगी. Getting my point? We actually need to realize कि force यहीं act कर रही है. Guys, make sure इसको करने के 2 तरीके. अगर आप इस फोर्स को यहाँ रिजॉल्व कर रहे हैं तो दिस विल बी 10 sin 30. कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 10 sin 30 का, दैट इज गोइंग टू बी 5 न्यूटन्स. पर अगर आप इस फोर्स को इधर ही रिजॉल्व कर दें, जो कि मैं आगे क्वेश्चंस में यही कर रहा हूँ, तो दिस एंगल विल बी 60, 90 है ना टोटल. तो ये जो फोर्स आ जाएगी दैट वुड बी 10 cos 60. मैं इस मेथड को ही रिकमेंड करता हूँ कि इसमें ना बच्चे गलती नहीं करते, वरना ये जब इधर ले आते हैं एरो को तो वो कुछ और ही कर देते हैं क्वेश्चन में. तो 10 cos 60 वुड गिव यू द सेम आंसर, क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं दैट साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा. तो साइन 30 का जो आंसर आएगा दैट वुड बी द आंसर ऑफ cos 90 माइनस 30. दैट मीन्स साइन 30 इज इक्वल टू cos 60. तो आप दोनों से जब भी सॉल्व करेंगे वट एवर सूट्स यू, आई एम नॉट सेइंग कि यही करें. अगर आप डेफिनेटली कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप कोई और कहीं से पढ़ते हैं, देन यू आर गुड एट सॉल्विंग इट लाइक अपोजिट डायरेक्शन में,
तो इट्स टोटली अप टू यू, बट आई थिंक ये ज़रा कन्वीनियंट मेथड है. 10 cos 60 से वैल्यू आ जाती है, दैट इज 5 न्यूटन्स. तो फॉर F3 you need to realize कि सर only vertical component exerts moment. क्यों? क्योंकि horizontal component is actually acting along the pivot, तो ये कोई moment cause नहीं करेगा. This would be 10 cos 60. तो moment is equal to force into perpendicular distance. तो 10 cos 60 multiplied by the distance is 50. You get the value of 250 Newton centimeters. Again, it will be clockwise. Last but not the least, force F4. बहुत सिंपल है, मोमेंट कॉज करेगा. मोमेंट का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इज 5 न्यूटन्स and the distance is 100 centimeters. That'll be 500 Newton centimeters anti-clockwise. तो ये हमारी बेहतरीन किस्म की सारी फोर्सेस आ गई. लास्ट पार्ट, तो अगर मैं बोलता हूँ कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स कितनी आ रही हैं, दैट्स 250 plus 250 which is 500, and anti-clockwise कितनी आ रही हैं, that's 500. So since they are both equal, clockwise moments is equal to sum of anti-clockwise moments. तो ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है बेटा, इट्स इन इक्विलिब्रियम. तो ये हमारे पास बहुत ही प्यारी सी वर्किंग हो गई. नाउ सर, this is some basic understanding of moments, and I would call it lecture number 1. Lecture number 2 will be based on the concept of couple, and then lecture number 3 will be discussing some questions and understanding, and then the 4th lecture is not there, but there's a video of past papers of moments in the section of past papers on my website. That's the 4th lecture that you need to remember. See, ये 4 लेक्चर अगर आपने समझ लिए, दैट्स प्रीटी मच एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट मोमेंट्स. इससे हट के कोई सवाल नहीं आएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर गाइस.